भगवती चरण वोरा जो क्रांतिकारी इतिहास का एक बहुत ही शानदार अध्याय है। उनकी शहादत का दिन है आज, और शहीदों को तो उनकी शहादत के दिनों से ही याद किया जाता है, क्योंकि उनसे जो सीखने का मौका मिलता है, जिस कारण से उन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया और इतने सारी यातनाएं और कष्ट उठा करके अंततः अपनी जान दे दी, कि वो कौन से जीवन मूल्य थे, वो कौन से आदर्श थे, कौन सी ऐसी बात थी जिनके कारण उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। जबकि मनुष्य को ही नहीं, जान तो पूरी जीव मात्र को ही प्यारी होती है, लेकिन जान से भी ज़्यादा कीमती क्या चीज़ है जो मनुष्य को इस हद तक प्रेरित करती है। और मानवता के इतिहास में ऐसे बहुत लोग हुए हैं हर समय पे, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे करके मनुष्यता को आगे बढ़ाया है। भगवती चरण वोरा भी एक उसी मानवता के इतिहास के एक ऐसे योद्धा जिनको हम आज याद कर रहे हैं। भगवती चरण वोरा और दुर्गा देवी, जिनको क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के नाम से पुकारते थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। चाहे संगठन की रणनीति बनाने का काम हो, या फिर पर्चे पैम्फलेट लिखने का काम हो, या धन जुटाने का काम हो, या सूचनाएं यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम हो, या फिर बम बनाने का काम हो, जो क्रांतिकारियों के हथियार बनाने का काम हो, जितने भी तरह के क्रांतिकारी आंदोलन में काम थे, उन सब कामों में ये दंपत्ति संलग्न रहा। 7 अक्टूबर 1929 को जो शहीद भगत सिंह और उसके साथी लाहौर षड्यंत्र केस में जब गिरफ्तार कर लिए गए और क्रांतिकारी आंदोलन एक बड़े संकट के दौर से गुजरा, उस टाइम पे खास तौर पे भगवती चरण वोरा की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और 28 मई जो आज का दिन है 1930, रावी नदी के किनारे बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण वोरा शहीद हो गए थे। और उसके बाद दुर्गा भाभी का जो जीवन है वो एक संघर्षों भरा जीवन रहा। और आज़ादी के बाद जिस तरह से क्रांतिकारियों का जीवन रहा, गुमनामी में, अभावों में, और एक इस तरह की बेचैनी में भी कि जो सोच करके उन्होंने जिस तरह के सपने संजोए थे और अपना सब कुछ गंवा दिया था, वो प्राप्त नहीं हुआ। चाहे उसमें बटुकेश्वर दत्त हों, उनकी भी यदि आप जिंदगी के बारे में जानते हैं और पढ़ेंगे तो किस तरह से उनको तिरस्कृत होना पड़ा समय समय पर, या दूसरे क्रांतिकारी हों, उन सब ने। भगवती चरण वोरा का जन्म तो हुआ था 15 नवंबर सन 1903 को, और दुर्गा देवी का जन्म हुआ था 7 अक्टूबर 1907 को। और जब इनकी शादी हुई तो इनमें 14 साल का भगवती चरण वोरा थे और दुर्गा देवी 11 साल की थी। एक तरह से बाल विवाह जिस तरह से उस समय पे होते थे, ये 1917-18 की बात है। और इन दोनों की लगभग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी एक थी, ये कोई अजनबियों का मिलन नहीं था, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इनकी एक थी। बोहरा परिवार तो लाहौर में बस गया था, क्योंकि बोहरा के पिताजी रेलवे में थे और लाहौर बस गए थे। लेकिन इनका मूल जो ताल्लुक था वो आगरा से था, और दुर्गा देवी का जो परिवार था वो भी आगरा स्टेशन, शहजादपुर तहसील भरवारी, उससे ताल्लुक रखता था। और विवाह के बाद ही दुर्गा देवी ने शिक्षा प्राप्त की
जब मैं एक तरह से भारतीय इतिहास में इस दंपत्ति का कोई एग्जाम्पल देखता हूँ तो मुझे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की याद आती है कि जैसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की शादी हुई और उसके बाद ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और समाज कार्यों में संलग्न किया और बाद में उनका इतना स्वतंत्र व्यक्तित्व के तौर पे विकसित हुआ सावित्रीबाई फुले का अपना कार्य और अपना व्यक्तित्व, अपना नेतृत्व किसी पुरुष के संरक्षण में नहीं। उस तरह से इस दंपत्ति का जो यदि कोई मिसाल है भारतीय इतिहास में मेरी नज़र में जितना मैं जानता हूँ, तो इससे हम देख सकते हैं कि जो जिस तरह से भगवती चरण वोरा के साथ शादी हुई और जो अनुकूल परिवेश मिला और उसी बिल्कुल साधारण सी महिला थी दुर्गा देवी, उनका एक क्रांतिकारी के रूप में जिस तरह से रूपांतरण हुआ, वो भी भगवती चरण वोरा की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व के पहलू हैं, जो अलग अलग समस्याओं पे अलग अलग चीजों के बारे में जो उनकी सोच है उसको प्रदर्शित करता है कि वो घर में किस तरह के थे। एक क्रांतिकारी का जीवन सिर्फ पिस्तौलों में, बमों में, पुलिस कार्रवाइयों में, यातना सहन करने में ही नहीं होता, बल्कि वो परिवार में, पारिवारिक रिश्तों में, सामाजिक संबंधों में किस तरह से वो विचारधारा शामिल होती है, वो भी देखने की बात है। तो इसलिए इस पक्ष को, इस दंपत्ति का जो आपसी विश्वास का और बराबरी का जो पक्ष है जनतांत्रिक परिवारों का, वो इसका एक उदाहरण है कि जिस तरह से आपसी विश्वास और बराबरी के साथ सामाजिक कार्यों में सहभागिता दुर्गा भाभी की हुई, वो इसी चीज की तरफ इशारा करती है। क्योंकि दुर्गा देवी ने लिखा है, बताया है अपने जिंदगी के बारे में कि वो बहुत ही साधारण महिला थी। क्योंकि जब असहयोग आंदोलन हुआ 1920-21 और उसके बाद, क्योंकि वोरा तो कांग्रेस में काम करते थे, यशपाल और वोरा ये सारे के सारे लोग जो है ये देहरादून गए, एक बार कोई नाटक करना था इन्होंने राजा भोज, और उसके बाद चंदे के लिए, और उसके बाद जब सारी टीम के लोग, सारा दल इकट्ठे बैठ के खाना खा रहा था, तो दुर्गा का कहना था कि मेरे गले से तो कोर उतर ही नहीं रहा था जो दाल भात खा रहे थे। क्यों? क्योंकि इस तरह की माहौल ही नहीं मिला था। यही माना गया था कि एक औरत को किस तरह से पर्दे में और अकेले, ऐसे जो हम जानते हैं सारे, उसको मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो महिला किस तरह से एक इतनी साहसी क्रांतिकारी के तौर पे विकसित हुई, वो उस परिवार की और भगवती चरण वोरा की व्यक्तित्व को दर्शाती है। ये चीज भी दुर्गा भाभी का वो रूप आप याद करिए, जब सैंडर्स वध के बाद भगत सिंह राजगुरु को लेकर के ये लाहौर से निकली भगत सिंह की पत्नी के रूप में, और राजगुरु उनके साथ थे इनके नौकर के रूप में, और चारों तरफ पुलिस का जो पहरा था, जगह जगह सीआईडी थी। और जब ये कलकत्ता पहुंचे स्टेशन पे, राजगुरु तो बीच में उतर गए थे रास्ते में कहीं, और जब ये कलकत्ता पहुंचे तो भगवती चरण वोरा ने ये शब्द कहे थे वहां इनको, दुर्गा को स्टेशन पे ही लेने के लिए आए थे ये सुशीला बहन और ये दोनों, कि मैं तो समझता हूं कि हमारी शादी तो सच पूछो कि आज हुई है। इससे पहले तो मेरा ख्याल था कि हमारे और तुम्हारे पिता की थैलियों की शादी हुई थी। ये जो थैलियों की शादी का जो सवाल है, इस पे भी ये क्या चीज है, क्यों कहा था उन्होंने इस तरह का। तो भगवती चरण वोरा का परिवार भी बहुत संपन्न परिवार था, क्योंकि वो परिवार अंग्रेजी शासन से जुड़ा था।
लेकिन बोरा विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति थे। जब इनके पिता को राय बहादुर का खिताब दिया अंग्रेज गवर्नमेंट ने, और घर में सजावट हो रही थी, पानी छिड़का जा रहा था उत्सव मनाने के लिए, तो बोरा घर छोड़ के चले गए इसके विरोध स्वरूप, इसकी मुखालफत में। क्योंकि इससे अंदाजा लगता है कि वो किस हद तक जो है उनकी पर्सनैलिटी के अंदर इनबिल्ट थी ये चीज, किस तरह से उसका संस्कारों का, विचारों से आगे जा करके ये संस्कारों का हिस्सा बन चुके थे उनके। इसलिए जीवन का कोई भी पहलू हो, कोई भी पड़ाव हो, वहां पे बोरा की जो प्रतिक्रिया है वो इसी रूप में दिखाई देती है। ये जो बोहरा है ये इनके परिवार का, क्योंकि पैसे का लेन देन का काम करता था, इसलिए ये पद पीछे लगा हुआ है। वैसे ये नागर ब्राह्मण थे। यदि जो इनकी डीएमसी में जो लिखा हुआ है उस समय पे, जो बोहरा की जो 10वीं का सर्टिफिकेट है ना, मैट्रिकुलेशन, उसमें रिलीजन की जगह ब्राह्मण लिखा हुआ है। अब ये खुद एक सोचने की बात है कि क्या, हालांकि देखिए ब्राह्मण धर्म ही कहते थे भारत में, तो हिंदू धर्म कब से बना और उसकी किस तरह से क्या हुई, क्योंकि बड़ी डिबेट है इसको कि आप हिंदू धर्म कहेंगे या वर्ण धर्म है वो, या ब्राह्मण धर्म है, क्या है। तो उनकी डीएमसी में रिलीजन की जगह ब्राह्मण लिखा हुआ है। और इनकी शादी किस तरह से हुई, यदि इस पे बातचीत करें थोड़ा सा इनके क्रांतिकारी कार्यों से पहले, क्योंकि दुर्गा देवी का बचपन तो बहुत कष्टों से भरा हुआ था। इनकी एक बुआ थी जिसके उसमें ये पली दुर्गा देवी, और बुआ के पास भी इस तरह से पहुंची कि अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, 10 महीने की हुई थी दुर्गा देवी। तो इनकी मदर की डेथ हो गई, माँ की मृत्यु हो गई। अभी तो माँ कहना सीखा भी नहीं था। उन्होंने लिखा है कि मैं तो पम कहती थी और लोग हंस देते थे। और उसके बाद जो इनके पिता थे पंडित बांके बिहारी भट्ट, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। और दूसरी शादी करने का मतलब आप समझते हैं कि जो सौतेलापन है वो यहाँ पे भी अपवाद नहीं निकला, और इनको भी उसी तरह से प्रताड़ना मिली जिस तरह के किस्से हम सौतेली माओं के और बच्चों के व्यवहार के सुनते हैं। तीसरी कक्षा से इनको पढ़ने से उठा लिया गया था दुर्गा भाभी को। अब देखिए भारतीय मिथकों में जो दुर्गा है वो शक्ति की देवी है, उसका प्रतीक माना गया है। और बहुत ही जिस तरह का रोमांचक और साहसपूर्ण कार्य इनके हैं, और ये दुर्गा नाम इनके पिता ने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि जो इलाहाबाद का घर था कटरे वाला, वहां पे एक दुर्गा का मंदिर था, और इनके पिताजी दुर्गा के भक्त थे, पुजारी थे, तो अपनी बेटी को जय दुर्गा कह के बुलाते थे। तो इस तरह से ये जो नाम रखा गया था, जिंदगी में उन्होंने अच्छी तरह से उसका निभाया है, और दुर्गा ये साबित हुई है वो। ये जब उसके बाद जब दूसरी शादी हो गई तो इनके पिता को वैराग्य हो गया, और वो वैराग्य होने के बाद उसके बाद जो पालन पोषण की जिम्मेवारी कहो आप, या कहो कि जो नियंत्रण कहो, भारत में तो लड़कियों पे नियंत्रण मान के चलिए आप पालन पोषण की जगह, तो वो बुआ के यहाँ। और जो बुआ का एक लड़का, बड़ा लड़का यानी कि वो नौकरी करते थे लाहौर, तो अपने लड़के से मिलने के लिए गई, और वहीं पे बोहरा परिवार से जान पहचान हुई। इसकी बुआ की लड़का पसंद आ गया और फिर शादी हो गई। तो वो जो बुआ है वो निमित्त बनी एक तरह से इनकी शादी की। और ये बोहरा परिवार के बारे में जो संपन्नता की जहां तक बात है, दोनों परिवार अच्छे परिवारों से थे ये, कि उन्होंने अच्छे मतलब पैसे वाले परिवारों से। दुर्गा भाभी ने लिखा है कि जब शादी हुई तो ससुर की तरफ से उनको 40,000 रुपए मिले थे उस जमाने में, 40,000। बोहरा के 3 मकान तो लाहौर में थे और 2 इलाहाबाद में थे। और इसी तरह से इनके पिता ने भी दुर्गा के लिए 5,000 रुपए अलग से एक बटुक
अग्रवाल थे बटुकनाथ, उनके पास छोड़ दिए थे, जो कि बाद में काम आए। क्योंकि ये जो मकान और ये जो सारी संपत्ति है वो सब जब्त कर ली गई थी इनकी, जब भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी गतिविधियों में उनका पता चला। और अंग्रेज सरकार जिस तरह से सबसे पहले जनता के और विशेष तौर पर क्रांतिकारियों के जो स्रोत थे, जो सोर्सेज थे उनके लाइफ के, उनको जब्त कर लेती थी, उनको पकड़ लेती थी। तो इनके जो मकान और संपत्ति है वो सारी इस तरह से जब्त हो गई थी, जब्त कर ली गई थी। लेकिन और यही इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कभी धन से इन्होंने मोह नहीं रखा दोनों ने। और आप क्रांतिकारी इतिहास के बारे में जब भी पढ़ेंगे कि किसी को 500 रुपए की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, तो बोरा, तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर वो था। और एक इसमें और बात करने से पहले, वैचारिक बात करने से पहले, जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भगवती चरण वोहरा के ऊपर जैसे क्रांतिकारी, उस समय का क्रांतिकारी आंदोलन आप समझते हैं गुप्त तौर पे काम करता था और चारों तरफ पुलिस होती थी और एक तरह से खतरा रहता था। और आपस में जो गुटबंदियां थी या भ्रम थे, वो भी क्रांतिकारी इतिहास में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रहा है। तो भगवती चरण वोहरा पे भी जो एक प्रिंसिपल, ये इतिहास के प्रोफेसर थे जयचंद्र विद्यालंकार, यहाँ नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे लाहौर में इतिहास, इन सबको ही पढ़ाया है उन्होंने, भगत सिंह को, सुखदेव को, सबको, और क्रांतिकारियों को प्रेरित किया है क्रांतिकारी आंदोलन में आने के लिए। उन्होंने ये भ्रम फैला दिया कि ये तो सीआईडी का आदमी है और सारे जो क्रांतिकारियों के अंदर कि इनसे मत मिलने जाना। और इस वजह से भी जब एक क्रांतिकारी के ऊपर शक होता है खास तौर पे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पे होती है। और चंद्रशेखर आजाद जब ये गिरफ्तार हुए, और चंद्रशेखर आजाद जो है उससे पहले मतलब नेता थे, उन्होंने भी इनसे कन्नी काटना शुरू किया और ये मिलना चाहते थे, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी हुई, भगत सिंह की और उनके साथियों की, उनको छुड़वाने के लिए योजनाएं बनने लगी, तो चंद्रशेखर के साथ जो बातचीत हुई, क्रांतिकारी थे विश्वनाथ वैशंपायन और चंद्रशेखर, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद नाम की एक बहुत ही शानदार चंद्रशेखर की जीवनी लिखी है, जो पढ़ने लायक है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। और वो मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ूंगा, वो बात उसी जीवनी का हिस्सा है, क्योंकि वो मौके पे मौजूद थे जब भगवती चरण के हाथ में बम फटा। 3 लोग वहां पे थे, जिसमें एक भगवती चरण थे और वैशंपायन एक थे जिसमें से। तो आंखों देखी जो बात है, क्या हुआ था, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है इसमें अमर शहीद चंद्रशेखर किताब में। एक बात और इनकी और बातचीत करने से पहले, कि ये कविता लिखते थे भगवती चरण वोहरा, जैसे कि अधिकांश क्रांतिकारी लिखते थे। राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे अशफाकुल्ला हो, भगत सिंह हो, मतलब अधिकतर क्रांतिकारी कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में लिखते थे। और जो ज्यादा प्रगाढ़ भावनाएं जब होती हैं, भावनात्मक होता है, तो फिर वो कविता की शक्ल में ज्यादा फूटता है। तो इसमें एक कविता लिखी इन्होंने, भैरवी गीत। भैरवी नृत्य करो तुम आकर, वीर विगत भारत वसुंधरा सींचो रक्त बहाकर। भैरवी का आह्वान कर रहे हैं कि ढाल ढाक ढप ढोलक ढक्का, खड़ग मजीरा बाजे, कवच त्रिशूल झनाझन झांझे, सुंदर स्वागत साजे। कैसे क्या होगा, वो पूरा एक दृश्य बनाया है। सिंह सवारी, इस शेर की सवारी के शूल हाथ में, कि जो जैसे हम चित्र देखते हैं, धनुष बाण संधाने, अट्टहास रण रव दिशी, पूरित माया शत्रु फंसाने। चंद्रहास चपला चमकाओ, शीश गिरे कटकट कर, रुंड मुंड अरे झुंड खंड बहु, शंकर शीश सजाकर। ये इस तरह की कविताएं वीरता की, और उसमें इसी तरह की शब्दावली प्रयोग होती है।
यस प्रसार मद ममता नासे त्रिभुवन बल न समाये, डगमग डगमगाए भूमंडल शेष लाज सकुजाए, अति विकराल कराल कामसम भीषण मुख फैलाओ, शेष रज्जु मथनी समान तुम मथ मथ शत्रु बिटाओ। ये इस तरह की कविता उन्होंने भैरवी को आह्वान किया कि जो माया रूपी शत्रु का शिकार और शीश छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर बिखर जाएं और रुंड मुंड काटती हुई और उन मुंडों को शिव की तरह सजाती हुई और भूमंडल डगमगा जाए, शेष नाग लज्जित हों संकोच से घिर जाएं और विकराल कालमुखी माता शेष नाग की रज्जु बनाकर उसकी रस्सी बना करके शत्रु दल का मंथन करते हुए नाश करे। क्या करते हुए? मंथन करते हुए नाश करे। ये जो कि किस तरह से मंथन कर दे शत्रु दल का, ये कविता है इनकी भैरवी नाम से। 28 मई 1930 को भगवती चरण वोरा शहीद हो गए। तो वैशंपायन ने जो लिखा, मैं 5-7 मिनट में आपको वो पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक क्रांतिकारी जब एक क्रांतिकारी शहीद क्रांतिकारी को याद करता है। 28 मई 1930 को भगवती चरण, सुखदेव राज तथा मैं, ये सुखदेव थापर जिनको फांसी हुई थी वो अलग हैं और सुखदेव राज अलग हैं। 28 मई 1930 को भगवती चरण, सुखदेव राज तथा मैं यानी विश्वनाथ वैशंपायन लगभग 10-11 बजे भोजन कर रावी के किनारे घने जंगल में बम विस्फोट करने के लिए गए। जब रावी के किनारे पहुंचे तो साइकिल घाट पर ही छोड़ दी। यूनिवर्सिटी क्लब की नावें जिस व्यक्ति की देखरेख में थी वह सुखदेव राज से अच्छी तरह परिचित था तथा सुखदेव राज बोट क्लब का सेक्रेटरी भी था, इसलिए नाव मिलने में कठिनाई न हुई। सुखदेव राज और बापू भाई नाव खेना जानते थे, इसलिए मल्लाह भी साथ लेने की आवश्यकता नहीं थी। आते समय रास्ते में कुछ संतरे व एक तरबूज साथ ले लिया था। गर्मी तेज थी, लू भी जोरों से चल रही थी। नाव जब जंगल के पास पहुंची तो उसे किनारे लगाकर खूंटे से बांध दिया गया, साथ ही तरबूज भी नाव में ही छोड़ दिया गया, यह सोचकर कि लौटकर नाव पर ही उसे खाएंगे। संतरे भी साथ ले लिए थे कि प्यास लगने पर उनसे प्यास बुझाई जा सके। इन दिनों भाई भगवती चरण बहुत प्रसन्न थे। आजाद से मिलकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी, जो अभी जिसकी हमने बात की है कि एक शक जो है बीच में पैदा हो गया था। जंगल में एक सुरक्षित स्थान देखकर हम लोग रुके। सामने एक बड़ा सा गड्ढा था, उसी में बम फेंककर परीक्षण करना था। पहले सुखदेव राज ने बम फेंकने को लिया, परंतु उसने उसे देखने पर कहा कि बम की पिन ढीली है। इस पर मैंने उसे चलाने की इच्छा प्रकट की। बापू भाई, जो भगवती चरण वोरा को बापू भाई भी कहते थे, बापू भाई ने बम हाथ में लेकर देखा और बोले, तुम लोग पीछे हटो, मैं देखता हूं। हम दोनों ने बहुत मना किया, पर वे ना माने, अपनी जिद पर अड़े रहे। पिन निकाली, फेंकने को हाथ उठा भी ना पाए थे कि बम का विनाशकारी विस्फोट उनके हाथ में ही हो गया। धुएं का गुब्बार छा गया। उसके कम होते ही हमने देखा कि बापू भाई जमीन पर जख्मी हो पड़े हैं। इधर सुखदेव राज के बाएं पैर में एक बम का टुकड़ा घुस गया था। हम दोनों ने तय किया कि सुखदेव राज बंगले में जाकर साथियों को खबर दे और मैं बापू भाई के पास रहूं। यह सब क्षण भर में ही हो गया। राज के जाने पर मैंने बापू भाई को सहारा देकर जंगल के घने भाग में ले गया, जिससे विस्फोट की आवाज से यदि कोई इधर आए तो उसे पता ना चले। भाई भगवती को भूमि पर लिटाकर मैं उनके घावों पर पट्टियां बांधने लगा। उनका एक हाथ कलाई से उड़ गया था, दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थी। सबसे बड़ा घाव पेट में था, जिससे कुछ अंतड़ियां बाहर निकल आई थी। मैं एक हाफ पैंट और कोट को छोड़कर शरीर पर जितने कपड़े थे उन सबको फाड़ फाड़ कर उनके घावों पर बांध चुका था, पर रक्त की धाराएं धरती का अभिषेक किए ही जा रही थी। इतनी शारीरिक वेदनाएं होते हुए भी उनके मुख पर मुस्कान वैसी ही थी, मानो वे वेदनाएं उन्हें छू भी नहीं रही थी। मृत्यु की उपेक्षा का यह अदम्य साहस था। मेरी स्थिति ऐसी थी
मानो अपने मृत्यु का ही चित्र मैं अपने सामने देख रहा हूं। उनके शरीर की मूक वेदनाएं मेरी मानसिक वेदना का बोझ बनती जा रही थी। मैंने रुधे कंठ से इतना ही कहा, भैया आपने यह क्या किया? उत्तर में वही हठीली मुस्कान, वही शांत मधुर वाणी, यह अच्छा ही हुआ। यदि तुम दोनों में से कोई घायल हो जाता तो मैं भैया को मुंह दिखाने लायक न रहता। भैया मतलब चंद्रशेखर आजाद, जो उस समय के नेता थे। आत्म बलिदान का कितना महान आदर्श। मृत्यु से संघर्ष जारी था, पर अंत में विजय मृत्यु की हुई। उन्होंने हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने आप को चढ़ा दिया। बलिदान की आहुति पूर्ण हुई। पार्थिव शरीर छोड़ने के पूर्व उनका इतना ही संदेश था, मेरी मृत्यु भगत और दत्त को छुड़ाने की योजना में बाधक ना हो। उस कर्तव्य की पूर्ति ही मेरी आत्मा को शांति देगी। बाकी जो कहा वह मानो कोई और अपने छोटे भाई से कह रहा हो, अपनी भाभी का साथ न छोड़ना। यह कहते कहते उनके दोनों हाथ ऊपर उठे, मानो वे मेरे अश्रु पोंछना चाहते हों। पर सांत्वना का सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली उंगलियां तो होम हो चुकी थी। वे निर्निमेष दृष्टि से मेरी ओर देखते रहे। फिर प्यास और पानी की पुकार। पास जो संतरे थे उन्हें छील छील कर खिलाता रहा। उसके बाद पास के गड्ढे से हैट में पानी भरकर लाता और बूंद बूंद उनके मुंह में टपकाता रहा। बीच बीच में गीले कपड़े से उनका मुंह भी पोंछता रहा। पर यह सब तो मन को केवल समझाना मात्र था। मैं बार बार आहट लेता था कि शायद कहीं साथी डॉक्टरी मदद लेकर आ रहे हों, पर घंटों बीत गए, कोई नहीं। फिर यशपाल की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर में वह छैल बिहारी के साथ वहां पहुंच गया। मैंने पूछा, डॉक्टरी सहायता नहीं लाए? उत्तर था, भगवती भाई को ले जाने के लिए टैक्सी लाया, परंतु टैक्सी में उन्हें ले जाना असंभव था। अब हम छैल बिहारी को वहां छोड़ डॉक्टरी सहायता के लिए वापस लौटे। पहले इंद्रपाल के घर जाकर उसे एक चारपाई और कुछ आदमियों के साथ वहां जाने को कहा और तब मेडिकल कॉलेज गए। वहां सच्चिदानंद वात्स्यायन के भाई हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन, जो हिंदी के एक बड़े कवि थे, ये भी क्रांतिकारी दल में थे और उसी बम बनाने की, दिल्ली में जो बम बनाने की फैक्ट्री थी उसी में ये पकड़े गए थे। इनको भी सजा हुई थी। उसकी सहायता से कुछ और साथी और आवश्यक दवाइयां ले घटनास्थल की ओर गए। घना अंधकार, टॉर्च की रोशनी के सहारे हम जंगल में घुसे। मास्टर छैल बिहारी को पुकारना प्रारंभ किया, परंतु कोई उत्तर नहीं। इसी बीच टॉर्च की रोशनी में सफेद की धज्जियां बंधी दिखाई दी। उन्हीं के सहारे आगे बढ़े। बापू भाई का शरीर एकांत में पड़ा था। छैल बिहारी का कहीं पता नहीं था। सूर्यास्त के साथ ही बाप भाई महायात्रा का बहुत सा मार्ग चलकर पार कर चुके थे। बहुत दूर, हमारी पहुंच से बाहर, केवल हमारी श्रद्धांजलि ही उन तक पहुंचने में समर्थ थी। इसलिए उन्हें ले जाने के लिए हम जो चादर लाए थे उसी में उनका पार्थिव शरीर लपेट दिया। 1 मिनट मौन हो, शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर, दल का एक महान नेता खोकर हम असहाय दीन हो बंगले वापस लौटे। वहां लोगों को छैल बिहारी से सब कुछ मालूम हो चुका था। बीच के कमरे में बैठे सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी की दृष्टि में प्रश्न चिन्ह थे और हमारी झुकी दृष्टि मानो उन सब का मौन उत्तर था। मैं भी उन्हीं के बीच बैठ गया। आंसू फिर बह चले। भाभी आंखें बंद कर निश्चल बैठी थी। दीदी सिर थाम कर रह गई। भैया सिर झुकाकर आंखें पोंछ रहे थे। धनवंतरी भी बेहाल थे। मदन और छैल बिहारी भी उदास थे। राज घायल पलंग पर पड़ा था। अब भाभी उठी और सभी को धीरज बंधाने लगी, परंतु उनका भी यह साहस अधिक देर न टिक सका। मैंने तथा भैया ने उन्हें ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। भैया ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, तुमने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। तुम्हारे प्रति हम अपने कर्तव्य को कभी ना भूलेंगे। दीदी और धनवंतरी सारी रात भाभी के पास बैठे रहे। यह सब होते हुए भी भगवती भाई का अंतिम संस्कार तो करना ही था। ये बहुत मार्मिक तरीके से लिखा है साथियों, जो उस समय के क्रांतिकारियों ने, विश्वनाथ वैशंपायन ने बहुत ही ये जो दृश्य लिखा है,
यह सब होते हुए भी भगवती भाई का अंतिम संस्कार तो करना ही था। रात बापू भाई की स्मृति में आंखों में ही बीत गई। भाभी तथा दीदी ने बापू भाई के अंतिम दर्शनों की इच्छा प्रकट की, परंतु सारी परिस्थिति समझकर भैया ने ऐसा करने से उन्हें मना किया। इतने सवेरे दो स्त्रियों को साथ लेकर रावी के जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं था। धनवंतरी ने गैती और फावड़ों की व्यवस्था की। धनवंतरी, आजाद और मदन गोपाल पो फटने के पूर्व ही रवाना हो गए। सूरज निकलते निकलते वे शव को धरती माता की गोद में सुला लौट आए, क्योंकि दाह संस्कार करना खतरे से खाली नहीं था। नदी में इतना पानी भी नहीं था कि शव को प्रवाह कर दिया जाता। साथियों, ये भगवती चरण वर्मा का जो शहादत के समय जो उनके साथियों पे बीती और जो उनके साथ हुआ कि उनका संस्कार भी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद जो सबसे और जो बात हुई कि जो दूसरा लाहौर षड्यंत्र केस था, जब पता चला पुलिस को इस बात का, तो वो जगह खुदवाई गई और उनकी हड्डियां वहां से निकाल करके वो पेश की गई मुकदमे के अंदर। मरने के बाद भी भगवती चरण वोरा को चैन नहीं लेने दिया गया अंग्रेजी साम्राज्यवादी सरकार। तो उन्होंने जो फिलॉसफी ऑफ बम है वो लिखा, जो 26 जनवरी 1930 को, आप याद करो, जब कांग्रेस ने भी पहली बार 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस मनाया था पहला, उसमें पूरे देश में वो पर्चा बटा था, फिलॉसफी ऑफ बम। और ये लिखा गया था जब वायसराय की गाड़ी उड़ाने के लिए 1929 में क्रांतिकारियों ने, हालांकि वो उनका सफल नहीं हुआ था मकसद, तो उसके ऊपर गांधी ने एक लेख लिखा, कल्ट ऑफ बम, बम की संस्कृति। और उसमें क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने काफी सारी इस तरह की बातें भी लिखी जो क्रांतिकारियों को नागवार गुजरी और उनकी दृष्टि को वो पूरी तरह से सही रूप में प्रस्तुत नहीं करता था। तो ये उसके जवाब में लिखा गया पेपर था एक तरह से, फिलॉसफी ऑफ बम। और ये आधार बना, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यदि हम राम प्रसाद बिस्मिल की आप आत्मकथा पढ़ें, उसमें जो उनके अनुभव हैं, जिस तरह से वो कह रहे थे कि कुछ नौजवानों को सिर्फ उनसे के करने से क्रांति नहीं होगी, बल्कि गांव में दूर दराज के इलाकों में जाकर के किसानों को और ग्रामीणों को, श्रमिकों को संगठित करना होगा और वो लोग क्रांति करेंगे। तो अपनी ऊर्जा वो हथियारों में और इसमें ना बर्बाद करें, बल्कि लोगों को संगठित करने में लगाएं। ये राम प्रसाद बिस्मिल का जो अपने आंदोलन का जब वो मूल्यांकन कर रहे थे कि हमारे आंदोलन से क्या हासिल हुआ, क्या निकल करके आया, तो वो यहां पहुंचे थे। और इसी बात का नेक्स्ट स्टेप था भगत सिंह, कि जब उन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा नौजवान भारत सभा में, जो प्रजातांत्रिक जो सभा थी, उसमें जो संघ था, उसमें जो नौजवान शब्द जोड़ा, समाजवादी शब्द जोड़ा, तो उसमें वो स्पष्ट हो गई थी बात। और फिर जिस तरह से जो बम फेंका था असेंबली में, कि जो दो बिल इस तरह के आ रहे थे और जिनका एक तरह से अब हम अपने आंखों से वो देख रहे हैं अब कि श्रमिक कानूनों को जिस तरह से किया जा रहा है, तो उस समय में भी वही चीजें आ रही थी, पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी एक्ट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। तो ये जो इस कानून के नाम पे लोगों को एक तरह से गुलाम बनाने की जो अंग्रेजों की कवायद थी, उसका जवाब क्रांतिकारियों ने निकाला था अपने अनुभवों से कि लोगों को संगठित किया जाए। और ये बात उसी समय पे जाहिर हो गई थी कि क्रांतिकारी बहुत लंबे समय तक इस तरह से गुप्त कार्रवाइयों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश सही नहीं पहुंचा सकते, अपनी सही तस्वीर को नहीं रख सकते। इसलिए उनको
खुले में गतिविधियां करनी होंगी, अपने विचार लोगों तक पहुंचाने होंगे। और इसी सबका ये निचोड़ था कि भगत सिंह ने प्रयोग किया अदालत को एक मंच के तौर पे, और जो बाहर साथी बचे हुए थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगवती चरण वोरा थे या दूसरे और लोग थे, वो कर रहे थे ये जो पेपर है फिलोसफी ऑफ बम, ये उनकी पूरी फिलोसफी को रखता, क्या चाहते हैं वो। इसमें कई सारे हेडिंग बना करके उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले उन्होंने हिंसा और अहिंसा पे विचार किया है। हिंसा का अर्थ है अन्याय के लिए किया गया बल प्रयोग। इस तरह से उन्होंने हिंसा को परिभाषित किया कि क्रांतिकारी अन्याय के लिए बल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उनके किए गए कार्यों को आप हिंसा सिर्फ इस कारण से नहीं बोल सकते। हिंसा को परिभाषित किया, पुनर्परिभाषित कर रहे थे जिस तरह की जो चीजें थी। और एक समय के बुद्धिजीवियों को, विशेष तौर पे उनको जिनको वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाश करनी होती हैं, उनको हमेशा जो पहले से मौजूद चीजें हैं उन सबको उनके विकल्प देने होते हैं, उनकी वैकल्पिक परिभाषाएं, उनकी वैकल्पिक चीजें बनानी होती हैं। पूरे भारत का एक नक्शा उनके सामने था कि किस तरह से जो श्रमिक वर्ग है, मेहनतकश जनता है, किसान और मजदूर हैं, उनको जोड़ते हुए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उनको जिस भी साधन से हम दूर कर सकते हैं। फिर उन्होंने इसमें एक हेडिंग दिया, हमारा सिद्धांत। हमारा सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारियों का विश्वास है कि देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी। ये जो एक लाइन है, इसी एक लाइन को ही आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। स्वतंत्रता का मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं है, स्वतंत्रता का मतलब है क्रांति। क्रांति में क्या होता है? क्रांति में होता यह है कि जो लोग काम करते हैं, जिन लोगों की मेहनत से समाज के अंदर सब चीजें पैदा होती हैं, उनको उनका हक मिले, उनको उनका भोग करने का, उपभोग करने का अवसर मिले। देश को क्रांति से ही स्वतंत्रता मिलेगी, ये एक सूत्र वाक्य है। वे जिस क्रांति के लिए प्रयत्नशील हैं, वे मतलब क्रांतिकारी, और जिस क्रांति का रूप उनके सामने स्पष्ट है, उसका अर्थ केवल यह नहीं है कि विदेशी शासकों तथा उनके पिट्ठुओं से, विदेशी शासकों और उनके पिट्ठुओं से, उनके पिट्ठू कौन है? कौन थे अंग्रेजों के पिट्ठू? उस समय के जागीरदार, जमींदार, उस समय के जो भारत के जो बड़े बड़े सरमाएदार, वो उनके पिट्ठू थे, क्योंकि अंग्रेज उनके साथ मिलकर के शासन चला रहे थे। कि उनके पिट्ठुओं से क्रांतिकारियों का केवल सशस्त्र संघर्ष हो, बल्कि इस सशस्त्र संघर्ष के साथ साथ नवीन सामाजिक व्यवस्था के द्वार देश के लिए मुक्त हो जाए। ये जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है, इसके द्वार खुले। ये नवीन सामाजिक व्यवस्था क्या होगी? नवीन सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें शोषण नहीं होगा, जिसमें गैर बराबरी नहीं होगी, जिसमें सबको अवसर मिलेंगे, जिसमें एक आदमी जहाजों में घूमेगा और एक आदमी को साइकिल भी नहीं मिलेगा। क्रांति पूंजीवाद, वर्गवाद तथा कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली का अंत कर देगी। क्या नवीन व्यवस्था होगी? कैसे क्रांति से स्वतंत्रता मिलेगी? कि कुछ लोगों को ही, जो पूंजीवादी लोग हैं, उनको विशेषाधिकार दिलाने वाली प्रणाली है ये, कि उनको कुछ प्रिविलेज है, वो हर समय पे प्रिविलेज होते हैं, चाहे महामारी हो, कुछ भी हो। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी। जो आत्मनिर्भरता की बात है, स्वावलंबन की बात है, उसको अपने पैरों पर खड़ा करेगी। उससे नवीन राष्ट्र और नए समाज का जन्म होगा। वो नया समाज क्या है? जिसके अंदर किसी तरह की कोई छुआछूत नहीं होगी, कोई जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं होगा, किसी व्यक्ति का इसलिए हाथ नहीं काट दिया जाएगा कि उसने उसके घड़े से पानी ले लिया था, या किसी को प्रताड़ना नहीं मिलेगी, तिरस्कृत नहीं होना पड़ेगा उन सब चीजों के कारण जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है। यह राष्ट्र को अपने पैरों पर खड़ा करेगी
उससे नवीन राष्ट्र और नए समाज का जन्म होगा। नया समाज, वो नया समाज यही है कि जिसमें सब खुशी से रह सकें, सबको बराबर के अवसर मिले। कोई बच्चा जिसकी मां मर चुकी है वो उसका पल्लू खींचता ना रहे, कोई ऐसे मजबूर ना हो, ये दुर्गति ना हो इंसानों की। ये हमारे क्रांतिकारियों ने नहीं सोचा था। उनका जो सिद्धांत था कि इस तरह की सारी जितनी भी मानवता के अभिशाप हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो आर्थिक दायरे से आते हैं, व्यवस्थागत हैं या प्राकृतिक हैं, उन सब में जो भेद है वो मिट जाएगा। मनुष्य को ये खबरें हमें नहीं सुननी पड़ेंगी कि व्यक्ति भूख से मर गया और अनाज के गोदाम आपके पास भरे पड़े हो। क्रांति से सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि वह मजदूर तथा किसानों का राज्य कायम कर उन सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे हैं। ये सबसे बड़ी बात क्या होगी कि मजदूर और किसानों का राज्य कायम कर सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे। किसका शासन स्थापित होगा? मजदूरों और किसानों का, और उन अवांछित तत्वों को जो गैर जरूरी हैं, जो जोक की तरह से इस समाज का खून पी रहे हैं, जो पूरी तरह से शोषण कर रहे हैं समाज के संसाधनों का, उन सारे तत्वों को समाप्त कर देगी जो राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे, जिन्होंने राजनीतिक शक्ति का हरण कर लिया। इस क्रांति से इस तरह की उनकी अपेक्षाएं थी, इस बात के लिए उन्होंने अपनी जान दी थी। इस बात के कारण भगवती चरण वोरा के हाथ में वो बम लेकर के इस बात से डरते नहीं थे क्योंकि वो फट सकता था, और फटा। भगत सिंह इसीलिए फांसी पे झूल गए, चंद्रशेखर आजाद इसीलिए संघर्ष करते हुए दुनिया से चले गए, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान, और पीछे जाइए खुदीराम बोस, चापेकर बंधु, एक पूरी लंबी लिस्ट है। किस लिए उन्होंने जाने दी थी? मजदूर और किसानों का राज्य कायम कर उन सब सामाजिक अवांछित तत्वों को समाप्त कर देगी जो देश की राजनीतिक शक्ति को हथियाए बैठे। और फिर जो बहुत सारे क्या तरीके होंगे, ये एक लंबा पेपर है, एक लिमिटेड समय में लिमिटेड बात हो सकती है। बार बार जितनी भी मैं क्रांतिकारी साहित्य पढ़ रहा हूं, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हैं, चाहे भगत सिंह हैं, चाहे भगवती चरण वोरा हैं, सबने यही कहा, किसान और मजदूर, किसान और मजदूर, किसान और मजदूर। उनको संगठित किस तरह से किया जाए? हजार दिक्कतें हैं व्यावहारिक, लेकिन उन दिक्कतों को दूर करते हुए उनके अंदर मौजूद उस क्रांति के जज्बे को जगाने की जरूरत है। और तभी हम इन क्रांतिकारियों के सपनों को, इनके जज्बे को, इनके आदर्शों को समाज के अंदर जितना हम प्रसारित कर सकते हैं उतना प्रसारित करने की जरूरत है। और जितनी भी क्रांतिकारी धाराएं रही हैं, क्रांतिकारी धाराएं मैं इस रूप में कह रहा हूं, ये जो आपके सामने फोटो लगी है भगत सिंह और अंबेडकर, चाहे आर्थिक स्तर पे चाहे सामाजिक स्तर पे, जिन भी क्रांतिकारियों ने, जिन भी सामाजिक सुधारकों ने, जिन भी लोगों ने भारत के इतिहास में व्यवस्था परिवर्तन का, सामान्य जन के हित का काम किया है, उन सब उस विरासत को किस तरह से एक सूत्र में पुनर्परिभाषित किया जाए, व्याख्यायित किया जाए, और उसकी जमीन से एक नई रोशनी मिले, नया दर्शन मिले, नया चिंतन मिले, तभी इस भारत का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।